तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम हाजिर हूं में आपका स्वागत है। कोरोना संकट काल में बच्चों के भविष्य पर कोई संकट ना आए, इसके लिए डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर अभी टेंशन चल रही है और इसी बीच अब हरियाणा में शिक्षा विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है कि स्कूलों में टीचर्स की 100% हाजिरी होना जरूरी है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से हर एक क्षेत्र प्रभावित है। शिक्षा जगत भी अछूता इससे नहीं है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा लिया गया। लेकिन यह डिजिटल पढ़ाई कम चुनौतीपूर्ण नहीं रही। छात्रों से लेकर पेरेंट्स और टीचर सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब तो हरियाणा के सभी स्कूलों में शिक्षकों की 100% हाजिरी अनिवार्य कर दी गई और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको वायरस के संकट काल में पढ़ाई का एकमात्र जरिया बना ऑनलाइन एजुकेशन। बिना तैयारी के शुरू हुई ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों से लेकर पेरेंट्स और बच्चों तक काफी चुनौतीपूर्ण रही। कहीं गांव में बिजली नहीं तो बच्चों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं, कहीं इंटरनेट की सेवा नहीं तो कहीं पढ़ाई बच्चों की समझ से बाहर है। छोटे तो छोटे, बड़े छात्रों पर भी इसका असर पड़ा है। हर किसी के मन में यही सवाल उठा है कि डिजिटल शिक्षा बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना डाले और अब तो हरियाणा के सभी स्कूलों में शिक्षकों को 100% हाजिरी देनी होगी। डिजिटल क्लासों के साथ साथ शिक्षक ई-पीटीएम भी करेंगे, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी ऑनलाइन होगी ताकि बच्चों की पढ़ाई और फ्यूचर को लेकर पेरेंट्स के साथ विचार किया जा सके। इतना ही नहीं, जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो स्कूलों में जाकर हाजिरी को खुद चेक करें। अब सभी सरकारी स्कूलों में गतिविधियां बढ़ जाएंगी, लेकिन इस बीच शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए दवा भी स्कूलों में पहुंचा दी है। वही टीचर्स को डायरी मेंटेन करने के साथ ही स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने को भी कहा गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरह ऑनलाइन पढ़ाई चुनौतीपूर्ण है, इस हिसाब से यह कदम आखिर कितना कारगर होगा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। कोरोना के संकट के इस काल में ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है। 100% टीचर स्कूल में आएंगे और उसके बाद वो बच्चों के साथ भी संवाद करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। पीटीएम भी ऑनलाइन होगी, जिससे अभिभावकों के बीच में और अध्यापकों के बीच में एक सार्थक संवाद होगा और उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि बच्चे पढ़ें लिखें और कोरोना से इस वक्त जो असर पड़ रहा है बच्चों की पढ़ाई पर, उस संकट से कहीं बाहर निकला जा सके। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़े उनका परिचय आपसे कराऊं। आशीष मान है, मॉडर्न एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आशीष मान जी, ऑनलाइन पढ़ाई आज के दौर की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी इसमें सामने आ रही हैं कि केवल ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर देना ही काफी नहीं है, तैयारियां बहुत करनी पड़ती हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, आपका जो अब तक का अनुभव रहा है, काफी लंबा अनुभव आपका रहा है, इस दौरान अगर किसी बच्चे को घर पे पढ़ाया जाए और उसके साथ साथ अभिभावकों से संवाद स्थापित किया जाए तो क्या क्या दिक्कतें सामने आ सकती हैं? देखिए, पहला तो आपने खुद ही बोला और ये तो जग जाहिर है कि ये जो ऑनलाइन हुआ है, ये तैयारी उतनी हमारी थी नहीं। और सबसे बड़ी जो तैयारी होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की जी, कि नेट कनेक्शन सबके पास हो, सबके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल हो, एंड्रॉयड के जी। और उससे भी ये बात हो गई। दूसरी बात होती है कि हमें वो ये जो प्रक्रिया है इसको समझने का भी मौका मिलना चाहिए। बहुत से बच्चे अभी तक इसके अभ्यस्त नहीं है, पेरेंट्स अभ्यस्त नहीं है, यहाँ तक कि टीचर्स भी अभ्यस्त नहीं है, शिक्षक भी। तो एक तरफ तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और दूसरी तरफ स्किल की बात हो गई कि क्या हम इसमें फैमिलियर हैं इस नई विधा के जी। वो दूसरा एक होता है कारण, जो कि बहुत मुख्य कारण है। तीसरा ये होता है जो शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ऑनलाइन
कह देना तो आसान है, लेकिन जो चीज क्लास में हो रही थी वो एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण जिसमें सब लोग आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और जब वो डिस्टेंस हो गया, दूरियां हो गई, तो वो चीजें, वो सारा कुछ, वो जो कंटेंट है उसको कैसे बच्चों तक पहुंचाया, तो बच्चों से कैसे अब टीचर के पास पहुंचे, वो इंटरेक्टिविटी जो होती है, वो संवाद कैसे बैठाया जाए दूर बैठ के। तो एक तरफ 20-25 बच्चे बैठे हैं अपने अपने घरों में, हालांकि सब स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन टीचर के लिए ये मुश्किल हो जाती है कि वो कितना वो कोई समझ पा रहा है, वो पता लगना बहुत मुश्किल है उसके लिए। क्या सारे बच्चे उनके साथ हैं, मतलब उनके बात में रुचि ले रहे हैं, उनके साथ हैं, उनका ध्यान केंद्रित है कि नहीं, ये भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी ये जो इंटरनेट की जो समस्या होती है उससे बहुत सारी बातें समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पीड की वजह से तो बातें कट रही हैं, आवाज कट रही है, पिक्चर कट रही है। तो ये सारा कुछ जो चीजें होती हैं, ये सारे चैलेंज हैं जिनको हम लोगों को समझना चाहिए। ऑनलाइन कहना अच्छी बात है, और लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी है वो सबसे बड़ी चीज है, वो सबसे बड़ी जरूरत है आज की। तो वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन ऐसे क्यों चलेगा, ये तो कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन हम लोगों को इस विषय में, क्योंकि ऑनलाइन आज का विषय नहीं है, ये काफी सालों से, वर्षों से दुनिया में चल रहा है, तो हम लोगों को भी अपने को थोड़ा सा इस पर सेंसिटिव रखना चाहिए था, इसकी धीरे धीरे तैयारियां करनी चाहिए। और कोई बात नहीं, अगर पीछे नहीं की, तो अब जरूर है कि हमको बहुत तेजी से इन सब चीजों से ध्यान रखते हुए इससे आगे बढ़ना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल एंड कंटेंट को कैसे पढ़ाना चाहिए, वो वातावरण जो ऑनलाइन में बिल्कुल बदल जाता है। हम लोग इसको कहते हैं कि उसको कहते हैं इंस्ट्रक्टर लेड, जहाँ पे टीचर को इंस्ट्रक्टर कहते हैं। वो इंस्ट्रक्टर अब एक रूम में सबको देख के, सबके साथ फिजिकली कांटेक्ट में होके पढ़ा रहा है, और एकदम से वो दूरियां बढ़ जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं WBT, मतलब वेब बेस्ड ट्रेनिंग, और जिसको आप ऑनलाइन भी कहते हैं। तो वो जो दूरियां बढ़ती हैं, वो भले ही आप तस्वीर में देख रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, तो आप मेरे सामने नहीं है, बिल्कुल। तो इसका बहुत बड़ा मानसिक असर पड़ता है, खासतौर से बच्चों पे तो बहुत बिल्कुल। आशीष जी, आपने कई अहम बातें इस चर्चा में रखी हैं, बातचीत करेंगे लगातार। इस बीच हमारे साथ गीता भुक्कल हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। गीता भुक्कल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। जी धन्यवाद। गीता भुक्कल जी, आपने काफी लंबा समय शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। जब आप कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उसमें शिक्षा मंत्री आप रहीं, लेकिन अब जो अवधारणा है, नई जो अवधारणा जन्म ले रही है, उसको हम ऑनलाइन क्लासेस कहें, हालांकि बहुत पहले से, लेकिन आज के दौर की बात करें तो उसमें जरूरी हो गया है। जो प्लेटफॉर्म इस वक्त बच्चों को दिया जा रहा है पढ़ाई को लेकर के, घर में बच्चे बैठ के पढ़ें, अध्यापक से संवाद स्थापित करें, और अब एक सरकार ने और आदेश जारी किया है कि सभी शिक्षक जो हैं वो स्कूल में आएंगे, पीटीएम भी करेंगे। कितना आसान आपको लगता है ये? देखिए, कोरोना की महामारी में जहां हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि सब लोग ई लर्निंग की बात सरकार कर रही है। अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, उसका अच्छे ढंग से उपयोग होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एजुसेट अवेलेबल है, स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल हैं। आप सिटी केबल्स के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन इस समय हमें ये भी सोचना होगा कि बच्चों की मनस्थिति क्या है, और खासतौर से तो हमारा सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, क्या उसके पास स्मार्ट फोन्स हैं, क्या पेरेंट्स उसके अफोर्ड कर पा रहे हैं? जो सरकारी स्कूल के आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से ज्यादातर गरीब तबके के बच्चे, गांव के बच्चे हमारे जो है इन स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हमें सोचना होगा, जो सरकार एक कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा, क्या आपने एक्सपर्ट टीचर्स से शिक्षा के लेक्चर्स तैयार करवाए हैं, आप उनको दे रहे हैं? क्या आप बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहे हैं? क्या आपने ये इंश्योर किया है कि उन बच्चों के यहाँ पर नेट सर्विसेज अवेलेबल भी है या नहीं है? और मान लीजिए बच्चों के पास नेट सर्विसेज अवेलेबल हैं, उन बेचारे बच्चों का क्या दोष है जिनके यहाँ लॉकडाउन की स्थिति थी कुछ वहां पर उनके पेरेंट्स वहां पर रहते थे जिनके पास फोन होते थे। आज के समय में पेरेंट्स को खासतौर से ये कहते हैं कि ई शिक्षा दी जा रही है, लेकिन हमारे फोन तो के पास होते हैं और वो अपने वर्क प्लेस पे चले जाते हैं, तो बच्चों को इस तरह से शिक्षा नहीं मिलती। एक तो मेरा मानना ये है कि सरकार को अतिशीघ्र, क्योंकि इन्होंने जो नया अभी क्लासेस शुरू की हैं इस सेशन की,
तो उसमें अपने क्षेत्र जो बुक्स है ऑलरेडी प्रिंट होने के लिए उनके ऑर्डर दे दिए होंगे। एक तो वन टाइम आप इंश्योर करें कि सभी को हार्ड कॉपी जो हमारी बुक्स हैं वो अच्छे ढंग से अवेलेबल हो। अच्छा, दूसरा हम ई लर्निंग में ये तो नहीं इंश्योर कर पाएंगे कि हम मान लीजिए एक ग्रुप में 50 बच्चों को दे रहे हैं, तो 50 में से कितने बच्चे क्योंकि हमारे स्क्रीन पे वो नहीं आ रहे, है ना, या बच्चे कुछ ऑफलाइन चले गए हैं, या केवल क्योंकि जब हम क्लासरूम में जब शिक्षा देते हैं सभी बच्चों को भी कंसंट्रेट करवाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में हम ये सोचते हैं क्योंकि बच्चे स्ट्रेस में हैं, टीचर्स भी स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उनको, बहुत ज्यादा टेंशन है कि कैसे होगा जी। और शिक्षा विभाग एक हिदायत जारी कर रहा है कि आप पीटीएम जारी जी। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो उस क्षेत्र में नहीं रहते, दूर रहते हैं, मान लीजिए आ जाएंगे, तो पीटीएम के माध्यम से आप सबसे पहले तो सरकार को देखिए ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे पास स्मार्ट क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उत्कर्ष सोसाइटी से हमारा जो एजुसेट सिस्टम चल रहा है ना, उससे अच्छे लेक्चर्स तैयार करें। तो गीता बुक्कल जी, आपको बीच में एक बार थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। कंवरपाल गुर्जर हैं, वर्तमान शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट में। जी जी, धन्यवाद। गीता बुक्कल जी कुछ कह रही हैं। गीता बुक्कल जी अपनी बात को जारी रखिए। जी, तो मेरा कहना यह है कि जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि लॉकडाउन के दौरान काफी ज्यादा बंद पड़ा रहा, उसका प्रॉपर इस्तेमाल एक तो अच्छे ढंग से हम लोग कर सकते हैं। यानी आपकी बात है गीता बुक्कल जी की इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है वो अपने पास सफिशिएंट है, हम उसमें पूरी तरह से कैपेबल है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ई लर्निंग के अगर प्रोसेस की बात करें तो देखिए, ई लर्निंग अभी हम यूनिवर्सिटीज में भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। यूनिवर्सिटीज जो है, आप देख लें स्टेट की जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो दूसरी है, जबकि जो हमारे कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं उनके पास, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, उनके पास टैब्स हैं, उनके पास लैपटॉप्स हैं, सारी सुविधा भी है। लेकिन एक छोटा बच्चा, और खास तौर से हमारी सरकारी स्कूल की अगर मैं बात करूं तो उसमें उनके लिए संभव सा नहीं लगता, ये वन वे ट्रैफिक टाइप लगता है जी। इसमें हमें ये पता नहीं कि कौन बच्चा सीखता है कौन नहीं सीखता है। एक बार शिक्षा केवल हमारी स्कूल की नहीं, हमारी पॉलिटेक्निक की है, आईटीआई की है, साइंस की है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, जो कि आप विदाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो जहाँ पूरा विश्व इस कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है, तो ऐसे में तो बच्चों को हमें थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, है ना, उनको दूसरी तरह की शिक्षा का प्रयास करना चाहिए, जैसे करिकुलम डिजाइन करना चाहिए, और टीचर जो कि समय समय पर अपनी सेवाएं केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि इसके अलावा भी उनकी सेवाएं ली जा रही हैं, तो सभी, चाहे वो हमारे, मैंने कुछ प्राइवेट स्कूल्स में देखा है, कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो बच्चों को एग्जैक्ट जो स्कूल टाइमिंग्स है उसमें वो की क्लास स्टार्ट करते हैं, पर क्लास चलती है, तो बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इस दौरान हमारे सरकारी स्कूल की शिक्षा और प्राइवेट स्कूल की शिक्षा में भी काफी बड़ा एक है, ये बहुत बड़ा गैप है, इसको भरना बहुत आसान काम नहीं है, काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं। कंवरपाल जी, गीता बुक्कल जी ने कुछ बातें कही हैं कि ई लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना, ऑनलाइन क्लासेस को आगे चलाना, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहां तक आती है उस पर काम करने की ज़रूरत है, ये हम सभी जानते हैं, उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की जहां तक बात है वो ये है कि जब हम गांव में जाते हैं तो गांव में बच्चों के पास लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत बढ़िया नहीं है, कुछ गरीब परिवार ऐसे भी है जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। हालांकि सरकार ने अब ये कह दिया कि 100% टीचर स्कूल में आएंगे, पीटीएम भी होगी, तमाम चीज़ें, संभव कैसे होगा? जी बिल्कुल, देखिए अब ये अचानक एक इस प्रकार की स्थिति पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से आई ना जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक मिनट, ये डबलिंग हो रही है, वो फिर मेरी आवाज बाद में घूम के आवा ना मेरे पास ही जी, तो ये तो मैं इसको कान से उतार दूं, मैं सुन पा रहा हूँ, ठीक चली जाएगी उधर। हाँ ठीक है सर, आप तो सुन रहे ना जी, मुझे डिस्टर्ब करती है ना जी वो, जब मैं बोलता हूँ ना जी तो फिर अगली बार वो आवाज उधर जा, बिल्कुल, या तो मैं इसको इधर, इसको है जी, आप ठीक आ रही आवाज, टीवी स्क्रीन पर अच्छी आवाज आ रही है, आपकी तरफ तो ठीक है रही, लेकिन
ई लर्निंग के माध्यम तो से ये हमारे एक भाई एजुकेशन मिनिस्टर को दिक्कत आ रही है, तो एक स्कूल में कैसे हम दे पाएंगे, हमें कंवरपाल जी सोचना होगा। नमस्कार भाई साहब। गीता बुक्कल ने एक बड़ा मतलब पॉइंट ऐसा छोड़ा है जो बहन इस जी, पर सवाल खड़े करता है जी। बहन जी बहन जी बहुत सीनियर बहन जी बहुत सीनियर लीडर हैं, पहले एजुकेशन मिनिस्टर रही तो नहीं, आप हमारे आदरणीय भाई है, तो मैं वही छोटे बच्चों की चिंता कर रही हूँ। तो आप हमारे जब शिक्षा मंत्री जी हैं, तो हमें आपका ध्यान हाँ रखना नहीं, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल आपकी 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 बात बिल्कुल सही है 100%। और ये अचानक जिस प्रकार की परिस्थितियां पूरी दुनिया के, पूरे हमारे देश के सामने आएगी, जो बहुत एडवांस कंट्री है उनके यहाँ तो शायद ये इतनी समस्या नहीं होगी, लेकिन हमारे जैसे देशों के लिए बड़ी समस्या है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से देश ने इसका सामना किया, हमारे प्रदेश ने जिस प्रकार से इसका सामना किया, और जिस प्रकार से बच्चों के साथ हमने संपर्क बना के रखा, चाहे एजुकेशन के मामले में, चाहे मिड डे मील के मामले में, हर मामले में जिस प्रकार से सरकार ने इसमें सफलता प्राप्त की, तो वो बहुत अच्छा है और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इससे मैं सहमत हूँ बिल्कुल जी। जैसे मैंने कल कहा भी था कि अभी अगर मान लीजिए इसमें कोई सुधार नहीं होता, अगर स्थिति ऐसे ही बनी रहती है, तो आने वाले टाइम में जो गीता बुक्कल जी की चिंता है कि भाई बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के पास मोबाइल नहीं है या इस प्रकार स्मार्टफोन नहीं है, तो हम उस बारे में भी विचार कर रहे हैं कि अगर मान लो इसी प्रकार का रहता है, तो आने वाले टाइम में हमें इस प्रकार के मोबाइल भी खरीद के बच्चों को अगर देने पड़ेंगे, तो उस पर भी विचार कर रहे हैं कि अब कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अब क्लास नहीं लगा सकते। हालांकि मैंने क्लास लगाने के बारे में विचार किया था, और हमारे सरकारी स्कूल है ना जी, वहाँ की समस्या और प्राइवेट की बिल्कुल अलग अलग है। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उसमें एक ही गांव के बच्चे हैं, लगभग 5वीं और 8वीं में तो लगभग उसी गांव के बच्चे हैं जी। तो वो आ जा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखी जा सकती है। और जो हमारे 9th से लेके 12th तक की क्लासें हैं, वो भी लगभग 4-5 किलोमीटर के दायरे में हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की अलग एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके यहाँ तो 20-20 किलोमीटर से बच्चे आते हैं, और जो बसों में आते हैं तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी नहीं रहती, और जिस प्रकार से हम चलाना चाहते हैं क्लासें, उस प्रकार से उनके लिए संभव नहीं है। उनके लिए अलग समस्या है, हमारे लिए अलग टाइप की है। लेकिन इसमें हम विचार कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें सहयोग की जरूरत है, समाज के सहयोग की जरूरत भी है, और सबके सहयोग की जरूरत है। तो बहन जी भी अपने सुझाव देंगी, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उनके जो सुझाव होंगे उनको भी अमल में लेके आएंगे। बिल्कुल। एक हमारे साथ आशीष मान जी हैं, मॉडर्न एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, और ई लर्निंग प्रोसेस के ऊपर गहरी जानकारी वो रखते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे कि दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है, जो चुनौतियां आती हैं। हमने चुनौतियों को लेकर तो बात की, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ समाधान हो सकते हैं। आशीष मान जी, आपसे जानना चाह रहा था मैं कि ये गाँव में बिजली नहीं है, मोबाइल फोनों की जहाँ तक बात आती है, हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि सब के पास नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के पास ये चीजें नहीं है। कैसे रास्ता निकाल सकते हैं हम? इस वक्त दो शिक्षा मंत्री, पूर्व के शिक्षा मंत्री, वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं, और आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी इस पूरे मामले में। हाँ सर, टेक्नोलॉजी तो एक है समस्या, और बल्कि कुछ अगर डेटा भी देखिए तो कंप्यूटर अगर गांव में देखा जाए तो 9% के आसपास हैं लोगों के पास, और नेट कनेक्शन 17 से 19% लोगों के पास है। तो और जो जिस जमात की हम बात कर रहे हैं, जिस जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट कम से कम 35 से 37 करोड़ हैं हमारे यहाँ। तो समस्या तो मैं हरियाणा की नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो ये समस्या तो है। इसमें टेक्नोलॉजी पे तो सर ने जैसे बोला कि वो तो गवर्नमेंट देखेगी कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसमें एक और समस्या है जो थोड़ा सा हम लोगों को, वो होगा धीरे धीरे, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या है कंटेंट की। हम जो पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन के हिसाब से बना नहीं। हमारी जो पुस्तकें हैं, हमारा जो शिक्षा प्रणाली है, वो ऑनलाइन के हिसाब से नहीं बनी। वो जैसा मैंने बोला कि इंस्ट्रक्टर लेड कहलाता है, ILT जो टीचर है वो ट्रेनर है, वही इंस्ट्रक्टर है। तो वो जो 4 दीवारी में पढ़ाया जाता है उसका एक अलग वातावरण होता है, एकदम से पूरा वातावरण ही बदल दे रहा है। तो वो पढ़ाना, उस तरह की शिक्षा को लाना, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोगों को कंटेंट पे भी काम करना पड़ेगा, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैम ने भी बोला कि है ही नहीं, ना तो बच्चों के पास मोबाइल है, ना तो बच्चों के पास लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है।
और ना ही उनके पास इस तरीके के एनवायरनमेंट में काम करने का एक मतलब वो अभ्यस्त है। तो इसके लिए यही है कि धीरे धीरे चलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक चीज है, वो कैसे होगा पता नहीं, जैसे जैसे कोरोना थोड़ा कम होगा हमें पहले ब्लेंडेड में जाना होगा। ब्लेंडेड में ये होता है कि क्लासरूम में थोड़ा बहुत करें और थोड़ा बहुत ऑनलाइन करें, तो उससे ये फायदा होगा कि ये जो प्रक्रिया एकदम से बदलेगी नहीं, है ना, ऊपर से नीचे बदल दिया हमने, उससे आदमी एकदम सारी शिक्षा प्रणाली हिल जाती है। तो अगर हम धीरे धीरे ये सोचना शुरू करें, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, कि चलो इतना पोर्शन, जैसे कि अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि गवर्नमेंट कह रही है, यूजीसी कह रही है कि 40% अब ऑनलाइन कर देना चाहिए और 60% क्लासरूम रखना चाहिए। तो ये एक अच्छी वो है, सार्थक सोच है कि धीरे धीरे हम लोग इसकी ओर आगे बढ़ें, क्योंकि एकदम से पूरा चेंज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, संभालना भी बड़ा। बस वो कहने को हो जाएगा कि हमने शिक्षा प्रणाली बदल दी, लेकिन उसकी क्वालिटी कितनी रहेगी, गुणवत्ता कितनी रहेगी, ये इससे जैसे जो नेट की क्वालिटी होती है, जैसे अभी कंवरपाल जी से हम बात कर रहे थे, तो जो इंटरनेट में दिक्कतें आई, उसी तरीके की जो एक चीज अगर 100 किलोमीटर बैठे बच्चे के पास या 50 किलोमीटर बैठे बच्चे के पास पहुंचती है, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं होती हैं। लेकिन मैं गीता बुक्कल जी आपसे एक सवाल करूंगा इस बीच। मैंने देखा कि आपकी पार्टी भी तमाम डिजिटल रैलियां कर रही है, रैली तो नहीं लेकिन लोगों से संवाद कर रहे हैं, वो चाहे जन समस्याओं को उठाने की आप लोग बात करते हैं, लेकिन बातें बड़े अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन ऐसा क्या है, ये चीजें मैं कंवरपाल जी से बात करूंगा कि जब भी कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी अपनी, चाहे वो जनसंवाद रैली हो ऑनलाइन या फिर जनसंवाद करने के बाद कोई पार्टी करे, बड़ी आसानी से पहुंच जाता है और खूब उसका प्रचार हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। लेकिन क्या शिक्षा के सिस्टम को भी बड़ा सरल किया जा सकता है इस प्रकार के तरीकों से? ये राजनीतिक पार्टियों से मेरा सवाल है, पहले आपसे, फिर मैं कंवरपाल जी के पास जाऊंगा। जी, देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट इस समय हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू है, और हम लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए हर बच्चे को स्कूल में लेकर आना, उसकी एनरोलमेंट करना। ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो बच्चे इस दौरान ड्रॉप आउट हुए वो हर हालत में हमारे स्कूल्स में एनरोल हो जाए। और अगर इस समय जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय हमारे भाई कंवरपाल गुर्जर जी इसमें शिक्षा मंत्री हैं, जिस प्रकार से बीजेपी ने वर्चुअल रैली के लिए मेहनत की, इतने सारे एलईडीज लगवाए, इतना कुछ किया, उतनी ही तैयारी कर लें और वो सभी बच्चों को ये प्रयास करें कि इस प्रकार से शिक्षा पहुंचे, जो कि देखिए अभी फिलहाल थोड़ा सा संभव नहीं लगता। हमें एक तो जो हम शिक्षा दे रहे हैं, हमें एक तो ये चेक एंड बैलेंस रखना होगा कि जो हमारे शिक्षक बच्चों के पास व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने लेक्चर्स भेज रहे हैं, क्या वो सही भेज रहे हैं, है ना। एक तो हमें एजुसेट के माध्यम, जो हमारा एजुसेट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास सोसाइटी में है, उसमें हम बेस्ट टू बेस्ट पहले लेक्चर्स को तैयार करें, एक्सपर्ट टीम हमारी तैयार करे, केवल वही हमारे बच्चों के पास जो है वो सर्कुलेट हो। और दूसरा हमारा ये प्रयास रहे, हम लोग ये चेक करें कि कितने बच्चे अटेंडेंस की इंश्योर करें कि कितने बच्चे हैं जो हमारे ऐसा इंश्योर होना आसान नहीं है। हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में, गीता बुक्कल जी, नहीं आपकी बात पूरी करूंगा, हम सरकारी स्कूलों में देखते हैं बच्चों को, जब बच्चे प्रत्यक्ष जो टीचर के आमने सामने बैठे बच्चे रहते तब भी इतनी सारी हाजिरियां नहीं होती, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। जब हम स्कूल में देखते बच्चों को, पूरी 50 बच्चों की क्लास है, उसमें 25 बच्चे स्कूल में आते हैं, 30 बच्चे आते हैं, 20 नहीं आते हैं, तो ये तो और भी मुश्किल काम हो जाएगा। 5-7 बच्चे अगर उसको पढ़ पाएंगे तो पढ़ पाएंगे, नहीं तो 40 बच्चे ऐसे देखिए अटेंडेंस का मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप, ये हमारा CCE का कंसेप्ट है शिक्षा के अधिकार के तहत, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आप जो बच्चों को हफ्ते भर आप पढ़ा रहे हैं, आप उनको मैसेज सिटी केबल के माध्यम से या किसी भी स्मार्ट क्लास के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जो दे रहे हैं, आप हफ्ते से उसी नंबर से ही उनसे आप एक छोटा सा टेस्ट दे के आप पूछिए कि बच्चे ने कितना लर्निंग लेवल है उनका, कितना उन्होंने सीखा है। तो उससे क्या होगा कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम से हमारे बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और हमारे जो टीचर्स वो भी इसमें काफी ज्यादा सीरियस रहे। इस समय हमारा है कि हम घर बैठे बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाए। हमें थोड़ा सा सीखना होगा, हमारे जो हमारे पब्लिक स्कूल है, ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ पर बहुत मॉडल स्कूल्स हैं, आरोही मॉडल स्कूल्स, कस्तूरबा गांधी स्कूल हैं, हमारे सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज हैं, हमारी बहुत एक्सीलेंट ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर लेक्चर्स,
क्लासरूम तैयार करके इंटरेस्टिंग एजुकेशन बनाए। इसमें थोड़ी सी शिक्षा को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में एक ऐसा है कि कोई भी किसी के संपर्क में ये आ जाएगा तो रुचिकर ये कैसे बनेगी? वायरस है, अटैक। ये रुचिकर कैसे बन सकती है? जब क्लास में बच्चे नहीं है, घर में बैठकर बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे बनेगा? क्योंकि 50 बच्चे होते थे स्कूल में, मान लो पढ़ाते हैं तो उनको ग्राउंड में खेलने के लिए भेज दिया जाता है, और कोई ड्राइंग कंपटीशन करा दिया जाता है, तमाम चीजें, ग्राउंड में खेलना कूदना, आपस में सामाजिक जो एक बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है वो स्कूल में हो सकता है, घर बैठे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता है। और आज के दौर में तो देखिए बहुत जी, इसमें प्रैक्टिकल टाइप ऑफ उनको हम एजुकेशन दें, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप पिक्चर्स डाल दें, छोटी छोटी पिक्चर्स डालें कुछ स्टोरीज के माध्यम से, या दूसरा या देखिए इस समय हम भी समझ सकते हैं कि बच्चों की क्या स्थिति है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्या स्थिति है। मैं कम से कम इस मामले में शिक्षा के नाम पे किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करना चाहती, और मैं हमारे भाई शिक्षा मंत्री जी को भी इंश्योर करती हूँ कि किसी प्रकार की भी हमारे लायक कोई भी ड्यूटी होगी, कोई जिम्मेवारी होगी, हम उसको निभाने में पूरी तरह से तैयार हैं। कंवरपाल जी, ये कुछ बातें गीता बुक्कल जी कह रही हैं कि हम पूरी तरह से तैयार निभाने के लिए, लेकिन एक सवाल मैंने उनसे भी किया था, जब राजनीतिक पार्टी में किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, शिक्षा को लेकर बात हम कर रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए तमाम कार्यकर्ता जुट जाते हैं, चाहे वर्चुअल रैली हो या फिर कोई कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से सीधा संवाद कर अपने कार्यकर्ताओं से रैली करे, उस काम को बड़े अच्छे तरीके से करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती है और तमाम कामों की बारी आती है तो कुछ उसमें अधूरा रह जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें भी सारे देखिए, वहाँ जो राजनीतिक मामला होता है उसमें राजनीतिक कार्यकर्ता लगते हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी संख्या हमारे पास टीचर हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो सारे इसके काम में लगे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि भाई कई जगह बिजली नहीं होती, तो या भाई हरियाणा में कोई ऐसी स्थिति तो है नहीं कि बिजली नहीं होती, तो लगभग बिजली तो अब पूरे हरियाणा में होती है और हर टाइम होती है। कुछ हजार गांव हैं अभी, गांव तो ऐसे हैं 24 जो घंटे जगमग योजना तो उसके बिजली की जगमग योजना के तहत बहुत से गांव में बिजली चली गई, लेकिन कुछ गांव भी हैं। मेरा ठीक है सर, हाँ, मतलब काफी अच्छी है बिजली की स्थिति हमारी, पूरे देश में सबसे अच्छी है। और दूसरा, जैसे आपने मोबाइल की बात भी कही ना जी, तो हमारा जो है जो केबल टीवी है उसके माध्यम से भी हमने एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा संपर्क है। और वो हमारा जो सारा का सारा कोर्स है, जो एजू हरियाणा हमारे 4 सेट हैं, चारों को वो केबल टीवी पे भी दिखा रहे हैं। इसके साथ स्वयं प्रभा है जो केंद्र सरकार का है, उसके 36 चैनल हैं, उसका चैनल भी इसमें चलते हैं। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम उसमें चलते हैं, वो तो वहां भी बच्चों को देखने का काम होता है। और कुछ हमारे ऐसे हैं जो जैसे संपर्क बैठक है, तो वो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, बाद में भी आप उसको देख सकते हैं। 1 से 5वीं तक है, ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छी है। पर लेकिन ये बात सही है कि जहाँ माँ बाप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं उनके लिए आसान है, और हमारे पास बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जहाँ माँ बाप भी बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा गरीब भी है और पढ़े लिखे भी नहीं है, ये भी एक समस्या है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि समस्या तो है, लेकिन इसी समस्या में से रास्ता निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हम मिलके सारे के सारे करेंगे तो निश्चित तौर से हम इसमें सफलता पाएंगे। अचानक एक प्रकार एक ऐसी स्थिति पूरी दुनिया के सामने आएगी और हमारे सामने भी आई, लेकिन हम प्रयास करें। और कुल मिला के देश में जिस प्रकार से सारा एजुकेशन का सेटअप है, उसमें कुल मिला के हरियाणा का काफी अच्छा है। मैं तो नहीं कहता कि हम नंबर 1 पे हैं, मुझे पता नहीं अभी किसकी कैसी स्थिति है, लेकिन कुल मिला के अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। और काफी बच्चे जो है हमारे संपर्क में हैं, और जिससे उनको एजुकेशन देने का काम चलिए ये आपने भरोसा दिया एजुकेशन को और बेहतर बनाएंगे। चाहे ई लर्निंग की बात करें, डिजिटल शिक्षा की बात करें, बच्चों से इंटरेक्शन की बात करें, इसके ऊपर काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर कोई भी एक्सपर्ट लोग हों, वो जब भी जरूरत पड़े वो सरकार के लिए अच्छे सुझाव दें। और सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि जो भी अच्छे सुझाव कोई देता है उसको सरकार की तरफ से स्वीकार किया जाए, ताकि बच्चे किसी तरह से प्रभावित ना हो। राजनीति अपने स्तर पर होती रहे, दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे देश का भविष्य, उसके साथ किसी तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत आभार गीता बुक्कल जी आपका, कंवरपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशीष मान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो चर्चा बड़ी अहम इसलिए थी कि टीचर्स को स्कूल में हाजिर होने के लिए कहा गया है, पीटीएम भी ऑनलाइन हुआ करेंगी, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे खामियां उसमें अभी भी हैं। और ये आसान भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे मोबाइल फ़ोन होना, बिजली की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्शन, बच्चों की वहाँ पर हाजिरी, बच्चों का संपूर्ण सर्वांगीण विकास जो केवल स्कूल में हो सकता है, कई चीज़ें हैं जो प्रभावित हो रही हैं। लेकिन उनके लिए सरकार का ये कहना है कि हमारी तरफ से कोशिश लगातार जारी है, और जहाँ से अच्छे सुझाव मिलेंगे हम लेंगे। अब परिणाम जब सामने आएंगे, इस कोरोना काल से बाहर निकलेंगे, तब हम तुलना कर पाएंगे कि
बच्चों की पढ़ाई वाकई कितनी प्रभावित हुई और उसके लिए सरकारों की तरफ से कितना काम किया गया। लेकिन शुरुआत है, शुरुआती दौर में ऐसी चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों से निपटना सरकार का काम है और साथ में अभिभावकों की और बच्चों की जिम्मेदारी बड़ी अहम है। और टीचर्स को इसमें जो है वो दिया जो होता है, रोशनी दिखाने वाला हमेशा जलता रहता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।